नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ मैं डॉलर इंडेक्स को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स, आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। और इसको लेके मैंने ट्वीट भी किया था पिछले 2-3 महीने में, 2-3 बार मैं ट्वीट कर चुका हूँ कि भाई मुझे इसमें अच्छा खासा राइज दिख रहा है इसके चार्ट पैटर्न को देख के। और इसके राइज होने से क्या होता है, जो डेवलपिंग नेशन होते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो भी व्यापार होता है, ठीक है, जो भी वो सबको सबको पता है, ठीक है, वो छोटा सा एक मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। वो डॉलर में होता है। अब तो डॉलर में मान लो श्रीलंका हो गया, इधर से इंडिया हो गया, इधर से पाकिस्तान हो गया, इनको आपस में क्या कहते हैं, बिजनेस करना है, तो ठीक है, तो इनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले कितनी चल रही है वो कन्वर्ट करते हैं। देन फिर हम यहाँ से हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले कितनी चल रही है वो फिर हम दोनों यहाँ पे एक समझौता करके एक चीज़ों का आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली उस बेस पे होता है। तो उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी कितने डॉलर में है, उसके रेट, उसका रेट अगेंस्ट क्या चल रहा है, और दूसरी कंट्री का। तो इस तरीके से पूरी दुनिया चल रही है। इसी तरीके से जो अमेरिका है वो दुनिया का सबसे स्ट्रांग कंट्री बना हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा क्या कहते हैं, हाथ है क्रूड ऑयल और गैस का। जब तक ये डॉलर में ट्रेड होते रहेंगे, अमेरिका को कोई नुकसान नहीं होने वाला। बट इससे होता क्या है, जब इसमें राइज होता है तो होता क्या है कि रेट बढ़ जाते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा। तो डेवलपिंग नेशन जो होते हैं उनका फॉरेक्स घट जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। जैसे श्रीलंका हो गया, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, बांग्लादेश हो गया, छोटे मोटे जितने भी देश हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो लगा लो। अपना खैर थोड़ा बैकअप अच्छा है, पर ये कंट्री डिफॉल्ट होने के चांसेस, क्योंकि एक तो पैसा ही कम होता है, ठीक है, और ऊपर से पैसा जो है, करेंसी जो है गिर जाती है डॉलर के मुकाबले। तो इनको और ज्यादा पे करना पड़ता है जब भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उसमें किसी भी कंट्री से जाते हैं। तो इसलिए इनका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो घटता चला जाता है, क्योंकि आपको जो ये सब पैसा लेना देना करना है, ये पैसा कहाँ रखना पड़ता है, ये पैसा आपको रखना पड़ता है यूएस के बैंक्स में। इसलिए यूएस इतना पावरफुल है, क्योंकि सबका फॉरेक्स रिजर्व जो है डॉलर का, वो आपको यूएस के बैंक्स में रखना पड़ता है। और ये फॉरेक्स रिजर्व जो है, जो कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से व्यापार करने के लिए यूज किया जाता है, ये जो है घटता चला जाता है अगर डॉलर इंडेक्स में राइज होता है तो। ठीक है, अब इसके चार्ट पैटर्न को आप यहाँ ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे वीकली चार्ट लगाता हूँ एक बार, ठीक है। वीकली चार्ट आप देखेंगे तो ये 2000 यहाँ पे गिरावट आई थी जब ये 114 के आसपास पहुंच गया था, ठीक है, यहाँ पे। और ये आई थी जब आपका पुतिन ने जिस ईयर में अटैक किया था, फिर वहां पे रशिया यूक्रेन का, तो उसके बाद ये हुआ लगभग 2 साल के लिए साइडवेज, ठीक है, ये साइड। और इसने हाल फिलहाल यही पैटर्न देख के कि ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ये, ठीक है, मैंने मेरे ट्वीट है, पड़े होंगे पिछले 3-4 महीने में, आप चेक करिएगा। मैं कहा 103 104 पे मैंने लिख दिया था, ये 104 यहाँ पे भाव देख के कि डॉलर इंडेक्स इज रेडी फॉर 110, ठीक है। अब इसके ऊपर जाने से हुआ क्या, ठीक है, ये जो इसने ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर जाने से हुआ क्या, इसके ऊपर जाने से हुआ भाई साहब ये कि आपका जो यूएसडी आईएनआर है, ठीक है, वो चला गया 85, इतना गिर गया। मतलब इसके ऊपर जाने को बोला जाता है कि रुपये की कीमत गिर गई है 85.94। और जिस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, जिस तेजी से ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि अब क्या है, अब तो 1-1% भी 0.8 पैसे के आसपास के हिसाब से चल रही है, ठीक है। बहुत जल्दी ये 92 से लेके 94 की रेंज में जाएगा। देखिए, ये कंसोलिडेशन था 80 से लेके 84 के बीच का, ठीक है। ये इसने ब्रेक किया है, लगभग 2 साल बाद ब्रेक किया है। तो इसका जो अगला स्टॉपेज है ना, वो 88 से लेके 92 के बीच में है, जहाँ ये टाइम बिताएगा। ये क्या करता है, टॉप लगाता है, फिर साइडवेज होता है 1-1.5 साल के लिए, ठीक है। फिर वहां से इसमें ऑलमोस्ट 10 से 15% की रैली आती है कहीं। ये पैसा चलता है इस हिसाब से, आप देख लीजिए, ठीक है। ये एक टॉप लगाया 2016 में, ठीक है, फिर 2018 तक आप देखेंगे साइडवेज, फिर एक टॉप लगाया, ठीक है, यहाँ पे, फिर आप देखेंगे 2020 तक यहाँ पे साइडवेज, फिर एक टॉप लगाया 2020 में ही टॉप लगाया,
फिर 2022 के लिए एक बार फिर रैली, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब इसने ब्रेकआउट दिया है 84 के ऊपर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर इंडेक्स बहुत जल्द आपको 112 से लेके 114 के बीच में दिखेगा, ठीक है। पहले मैं उसी का चार्ट खोल लेता हूँ। ये रहा डॉलर इंडेक्स, ठीक है। ये रेडी है भाई, ये नहीं रुकने वाला अब, क्योंकि आप इसके बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखें, मुझे तो जो इसका चार्ट पैटर्न देख के डर लग रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे इसका चार्ट पैटर्न देख के डर लग रहा है, मुझे ये 120 भी क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। अब मुझे नहीं पता है 2025 में ही होगा, पर जो यहाँ पे चार्ट पैटर्न इसका डेवलप हुआ है फिलहाल, बहुत जल्द ही आपको डॉलर इंडेक्स 112 से लेके 114 की रेंज में तो दिखने वाला है, बहुत जल्दी, अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। ये भी मैंने मैक्सिमम टाइम बोल दिया, क्योंकि इसने जो ब्रेकआउट दिया है आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये 2023 लगभग 1 साल का ब्रेकआउट है, एक साल का क्या, 2 साल का ब्रेकआउट है। इसकी एक कैंडल पूरे एक मंथ को दिखा रही है, ठीक है। तो एक गिन लीजिए यहाँ से, 1 2 3 4, 2023, ठीक है। अभी 2025 मान लीजिए, तो लग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 कैंडल के आसपास ये होगा। अब इसने ये ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो ये इधर तो ये इमीडिएटली बेसिस पहुंच जाएगा 112 से 114 के बीच में, बहुत जल्द, अगले 3 से 4 महीने में ही पहुंच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक, ये मुझे ऐसा लगता है रुकेगा तो नहीं, ठीक है। यहाँ से फिर थोड़ा टाइम पास जरूर कर सकता है, बट अल्टीमेटली जो ये पैटर्न है, ये एटलीस्ट, क्योंकि ये इधर नहीं रुक, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या क्या ये इधर आके रुका, नहीं रुका ना, इस हाई को काट के गया ऊपर, ठीक है। फिर इसमें और आपको दिखेगा 2 साल का और कंसोलिडेशन, क्या ये इधर आके रुका, इधर आके नहीं रुका ना, इसके ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे है फिर 2 साल का कंसो, तो ये इधर रुकेगा नहीं 112 113 पे, वो पॉज करेगा, स्टॉपेज लेगा, अल्टीमेटली यहां जाना है उसको 120 124 के आसपास। ये आपको आने वाले टाइम में डॉलर इंडेक्स दिखा देगा, देख लीजिएगा। अब इसके इसके इधर जाने से होगा क्या, इसके इधर जाने से भैया रुपया जाएगा आपका 92 से लेके 94, ठीक है। ठीक है, चलिए ये तो चार्ट पे बता दिया मैंने, इम्पैक्ट बता दिया फंडामेंटली क्या पड़े। भाई बैंकिंग सेक्टर में गिरावट देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। आईटी स्टॉक्स थोड़ा सा, क्योंकि जब जो चीज अपने देश में आएगी, ठीक है, उस जैसे डॉलर अपने देश में आता है तो रुपए हमको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। तो आईटी को थोड़ा फायदा हो सकता है, बट मेन जो दिक्कत है, जितना भी एक्सपोर्ट के बेस पे है, क्योंकि कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करती है ना, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा करती है, एक्सपोर्ट कम करती है, वो कंट्री तो हिल जाएगी। तो जो भी यहाँ पे दिक्कतें आने वाली हैं भैया, ठीक है, आप जितना भी बिजनेस करने वाले हैं, आपको रुपए की, जितना रुपया ज़्यादा हो जाएगा उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा $1 के लिए, ठीक है। $1 के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, पर आप कुछ अगर मंगा रहे हैं बाहर से, ठीक है, कुछ ला रहे हैं, भैया वो चीज़ महंगी होती चली जाएंगी, और वो बस में नहीं आएंगी, ठीक है। बैंक्स को दिक्कत होगी, यहाँ पे रुपया जितना ऊपर जाएगा। और आपने थोड़ा सा ये देखने को भी मिला होगा बैंक निफ्टी में प्रेशर, निफ्टी में भी प्रेशर। मेन जो रीजन है ना, देखिए हर चीज मैनिपुलेट हो जाती है। आपको क्या लगता है शक्तिकांता दास को क्यों निकाला? अब तक वो जीडीपी के जितने बढ़िया बढ़िया आंकड़े दिख रहे थे सब बढ़िया, एक क्वार्टर का आंकड़ा खराब आया, शक्तिकांता दास जी को निकाल दिया। तो सब कुछ मैनिपुलेट हो सकता है इस कंट्री में, ये यूएसडी आईएनआर मैनिपुलेट नहीं हो सकता। ये आपको रियलिटी दिखाएगा कि रियलिटी में फंडामेंटल्स हैं क्या। मेरे को तो पता नहीं है जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, पर भाई डाइजेस्ट तो नहीं होती जब वो बोल देते हैं। और इस बार दिखी, लोगों ने क्वेश्चन उठाए सोशल मीडिया पे, त्राहिमाम मचा, तो आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा उन्होंने ले लिया। उससे पहले शक्तिकांता दास जी कितने लंबे समय से हैं यार, ठीक है। पर ये जो है ना यूएसडी आईएनआर, ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता। निफ्टी मैनिपुलेट हो सकता है, बैंक निफ्टी मैनिपुलेट हो सकता है, हर
चीज़, हर डेटा मैनिपुलेट हो सकता है। कभी आप किसी उसको छोड़ देंगे, ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा को छोड़ देंगे, जीडीपी दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर देंगे। उसमें से इन्फ्लेशन का डेटा निकालने के लिए आप उसमें से फूड इन्फ्लेशन हटा देते हैं कभी कि भाई फूड इन्फ्लेशन नहीं है, हम यूएसडी वाला यूएस वाला मापदंड लेंगे, रियल एस्टेट की वैल्यू वगैरह देखेंगे। जबकि इंडिया में इन्फ्लेशन हमेशा फूड के प्राइसेस से ही चेक की जाती है। हम यूएस जितनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है कि वहां पे फूड इतना बड़ा, वहां पे इन्फ्लेशन चेक की जाती है भैया रियल स्टेट के मार्केट से, कि वहां पे इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, और जॉब मार्केट से। ये दो मार्केट यूएस में इन्फ्लेशन बताते हैं, बट इंडिया में इन्फ्लेशन हमेशा फूड इन्फ्लेशन कितने का है वो बताता है कि इंडिया के अंदर गोभी टमाटर क्या रेट पे बिक रहा है। अब इन्फ्लेशन ये कैलकुलेट कर देते हैं, तो उसमें इसमें उन्होंने फूड का कुछ छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो रियल इन्फ्लेशन तो दिख ही नहीं रही है। तो हर मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सच में कुछ अच्छा हो रहा है तो ये रुपया जो है आपका नीचे आएगा। यूएसडी आईएनआर ये मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, और ये ऊपर बढ़ेगा तो चीजें जो हैं वो रिवील होनी शुरू होंगी, सामने दिखनी शुरू होंगी, आएंगी। ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर क्रिएट होगा सबसे पहले। बैंकिंग सेक्टर ही आपको बता देगा कि क्या प्रेशर क्रिएट हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर क्रिएट होगा, ऑटो सेक्टर पे प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, एनर्जी सेक्टर पे प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये आने वाले टाइम में दिखेगा आपको। फिलहाल मैं चलिए इतनी ज़्यादा फंडामेंटल बातें नहीं करता, चार्ट पैटर्न जो मुझे दिखा रहे हैं वो मुझे यही दिखा रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में रुपया जो है 90 क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और डॉलर इंडेक्स आपका 112 से लेके 114, ये शॉर्ट टर्म व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया 3 से 4 महीने का। ठीक है, शॉर्ट टर्म व्यू डॉलर इंडेक्स आपको, तो जो भी चीज़ आपको धंधा करना है देश में मंगानी है भैया, उसके लिए आपको ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा $1 के लिए। ठीक है, तो ये थोड़े से अलार्मिंग साइन है, नज़र बना के रखिएगा इस पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये अगर कूल ऑफ नहीं होते हैं, प्रेशर क्रिएट होगा इक्विटीज़ में, देख लीजिएगा।